में आप सभी का स्वागत है। पूरी दुनिया की नजरें आज जहां पर बनी हुई हैं वो है ईरान और अमेरिका। वजह ये क्योंकि आज की तारीख तय हुई थी जेनेवा में वार्ता के लिए। पहले कई तरह के घटनाक्रम हुए, ऊपर नीचे बातें चलती रही, उन सबके बीच एमओयू पर साइन भी हो गए। 19 तारीख तय हुई कि जेनेवा में मीटिंग होगी, लेकिन वो मीटिंग अब रद्द हो गई है। एक बार फिर जो केंद्र में है वापस अमेरिका और ईरान आ गए हैं। लेकिन क्या जेनेवा डील रद्द होने के बाद वापस चिंता की कोई बात है? क्योंकि विशेषज्ञों की इस पर अलग अलग अपनी राय है। उनका कहना है कि एमओयू पर साइन हो चुके हैं, इसलिए आगे जो कुछ भी हो रहा है उसको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्या जेनेवा में मीटिंग जो होनी थी उसके रद्द होने के बाद तलखी अभी नजर आ रही है, क्योंकि लेबनान और इसराइल के बीच में जो कुछ भी चल रहा है उसको लेकर हालात ऊपर नीचे होते हुए नजर आ रहे हैं। बात करेंगे आज के हालात को लेकर, उनको किस तरह से देखा जाए, भारत के संदर्भ में इन हालात को किस नजरिए से देखा जाए, क्योंकि भारत में जिस तरह से पेट्रोल और तेल की वजह से जो हालात बन पड़े हैं और भारत को नए सिरे से सोचना पड़ रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने संबंधों को लेकर। वापस नई चर्चाएं शुरू जो हो रही हैं उनके बीच में भारत अब क्या कोशिशें कर सकता है, उनको लेकर बात करेंगे। हमारे साथ विशेषज्ञों का एक पैनल जुड़ा हुआ है, उन सबसे आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार गौरीशंकर गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर डॉक्टर करोड़ी सिंह जी भी हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार के तौर पर जुड़े हैं, और रक्षा मामलों के जानकार के तौर पर हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल एसपीएस कटेवा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कटेवा जी, आपके पास मेरे ख्याल से आना शुरू है, क्योंकि पूरा मामला जो बिगड़ रहा है वो यही है कि जो डील हुई थी, जो एमओयू में बात हुई थी, हालांकि इसको लेकर दोनों पक्ष अपनी अपनी बातें अलग तरीके से कह रहे हैं, लेकिन जेनेवा में आज उनका नहीं मिलना, आपका इस पर क्या एनालिसिस कहता है? देखिए प्रभात जी, सबसे पहले तो जो एमओयू साइन हुई है उसमें क्लियर ये चीजें दिखती हैं कि उसमें ईरान जो बहुत कुछ चीजें चाहता था वो सब चीजें उसके अंदर उनको मिली हैं एमओयू के हिसाब से। सिर्फ एक ईरान हमेशा से कह रहा था कि वो न्यूक्लियर वेपन आगे नहीं बनाएंगे, तो वो उसका मेंशन जरूर है, पर बाकी उनके जितने फंड्स फ्रोजन थे बैंक्स में वो सब रिलीज करने की बात हुई है। इसके साथ साथ जो सैंक्शंस लगे थे उन्हें हटाने की बात हुई है, और एक उनको बिल्टअप के लिए एक बहुत बड़ा राहत का पैकेज भी एक अनाउंस हुआ है, उसकी भी बात हुई है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो जितनी उनकी डिमांड थी वो ज्यादातर डिमांड्स को उन्होंने इस एमओयू के अंदर इंक्लूड किया है। और पर जैसे आप खुद बता रहे हैं कि आज जिनेवा में जाकर के उन्होंने आगे बढ़ाना था कि एमओयू तो साइन हो गया, ये तो डिजिटली साइन हो गया है, और पहला एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर दोनों स्टेट्स ने सीरियसली एक साइन किया है। परंतु जहां तक अमेरिकन प्रेसिडेंट का सवाल है, वो क्या बोलते बोलते अभी बिना बात के आज ऐसी एक उन्होंने बात बोल दी कि इटली के प्रधानमंत्री के खिलाफ कि वो फोटो के लिए मेरे से भीख मांग रही थी, और इस तरह की बात करने से उन्होंने जो उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे वो जा रहे थे, मैं क्या उन्होंने भी अपना वो दौरा कैंसिल कर दिया। एक चीज जो बीच में सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है, जो मैं हमेशा से बताता रहा हूँ, कि लेबनान और इजराइल का जो लड़ाई थी, जो इसमें लिखा हुआ है वो में कि सारे इंक्लूडिंग लेबनान और इंक्लूडिंग अलाइज ऑफ बोथ द कंट्रीज के ऊपर ये लागू होगा, वो चीज शायद अभी भी लागू नहीं हुई। और आज भी इजराइल ने लेबनान के ऊपर हमला किया है और 16 से 17 के करीब वहां के लोगों को और गिराया, हताहत किया है। उन्होंने बोला कि हिजबुल्लाह के आदमियों को गिराया। हमारे साथ गौरीशंकर जी भी जुड़े हुए हैं। गौरीशंकर जी, क्या लगता है आपको, जो जिस तरह के इशारे अभी ईरान ने दिए हैं, जो इनकार उसका रहा है, क्या ये माना जाए कि वो तेहरान समझौते की जो शर्तें रखी हैं उनको एक बार वापस उन पर चर्चा करना चाहता है? क्या ये इशारा माना जाए जो उसके संकेत मिले हैं ईरान की तरफ से? देखिए प्रभात जी, नमस्कार। सबसे पहले आपको, हमारे को पैनलिस्ट को, ऐसा है, मैंने पहले भी एक बार कहा था कि देयर आर मेनी स्लिप्स बिटवीन द कप एंड द लिप। जब डिटेल्स वर्कआउट होते हैं इन एग्रीमेंट्स के, तो वो डेविल बाहर आता है और उसके अंदर तरह तरह की समस्याएं पैदा होती हैं। अभी तो ये पहला ही ब्लॉक हुआ है, आप देखिएगा अभी अलग अलग इश्यूज के ऊपर कई तरह के आपको घटनाएं सामने आएंगी। जब आगे प्रोसीड करेंगे, अगर वो प्रोसीड करते हैं इन चीजों के ऊपर, तो 14 पॉइंट है। 14 पॉइंट तो सिर्फ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में है, लेकिन उनसे लिंक्ड सैकड़ों पॉइंट्स सामने निकल के आएंगे, और उनके ऊपर जब चर्चा होगी तो आप देखिएगा कई तरह के अवरोध आएंगे। तो ये अवरोध जो है, पहला, एक्चुअली इजराइल भी नहीं चाहता कि एग्रीमेंट आगे बढ़े,
क्योंकि इजराइल का इंटरेस्ट इसमें नहीं है कि ईरान और ज्यादा स्ट्रोंग बने रीजन में। ये एग्रीमेंट ईरान को काफी स्ट्रेंथ देता है। ईरान अभी तक एक पराया स्टेट था जिसको कोई ट्रेड उससे करना संभव नहीं था, और उसकी इंटरनेशनल अरेना में कोई विशेष पूछताछ नहीं थी। आज ईरान जो है एक बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेट बन गया है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से एनर्जी के ऊपर बहुत बड़ा कंट्रोल उसका छा गया है। गल्फ स्टेट जो हैं उसकी छाया में आ गए हैं, जो पहले भी छाया में थे लेकिन इतनी ज्यादा नहीं थे, अब काफी डर के रह रहे हैं। और इंटरनेशनल स्टेज पे अगर उनकी सैंक्शंस हट जाती हैं तो ईरान जो है एक एनर्जी का और बहुत बड़ा पावर बन जाएगा। मिडिल ईस्ट में, पर्टिकुलरली वेस्ट एशिया में आप देखिएगा बहुत बड़ी शक्ति उभर के सामने आएगा। इसके अलावा ईरान जो है एक फंडामेंटलिस्ट स्टेट भी है, तो इस फंडामेंटलिस्ट स्टेट जो होने के नाते इस्लाम को ये जो उग्रवादी इस्लाम है उसको बढ़ावा देता है, उग्रवादी ग्रुपों को बढ़ावा देता है। तो ये सब चीजें जो हैं वो इजराइल नहीं चाहता। इजराइल चाहता है कि ईरान वीक हो, वहाँ की जो सरकार है वो वीक हो, और इसलिए वो लेबनान के ऊपर हमले करता रहेगा। और जब तक लेबनान पे हमले होंगे ईरान कहेगा कि ये वायोलेशन है एग्रीमेंट का, और इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये समस्याएं पग पग पर आएंगी। मेरे को लगता है कि जो एग्रीमेंट हुआ है उससे अमेरिका की वीकनेस सामने आई है, जो लिमिट्स ऑफ पावर हैं वो सामने आए हैं, और ईरान को जो है बहुत ज्यादा इन्होंने प्रिविलेजेस दे दिए हैं। यहाँ तक कि गल्फ ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसमें भी ये कहा गया है कि ये फ्री नेविगेशन सिर्फ 60 डेज के लिए होगा। उसके बाद वो और ओमान दोनों मिलके डिसाइड करेंगे कि इसका मैनेजमेंट कैसा हो। ये एक बहुत ही गंभीर समस्या सामने ला सकता है, क्योंकि और कई स्टेट्स हैं संसार में वहां पे इस तरह की समस्याएं आ सकती हैं, जैसे इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में एक बहुत इससे भी ज्यादा बड़ा स्टेट है, और वो स्टेट ज्यादा क्रिटिकल है क्योंकि 40% संसार का ट्रेड उस स्टेट के थ्रू होता है। तो वहां पे भी ये समस्या आ सकती है। तो ये जो बीज बोए हैं ट्रम्प साहब ने, ये अच्छे नहीं बोए हैं, और इन बीजों की वजह से आगे की जो फसलें हैं वो तरह तरह की समस्याएं लेके आएंगी। तो ये पहली समस्या है, और आप देखिएगा इसके बाद और कई समस्याएं आती रहेंगी। बिल्कुल आपने सही कहा। करूर सिंह जी, देखिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर एक नया सिस्टम डेवलप करने की बात कही जा रही है, इशारा गौरी जी ने कर भी दिया है, लेकिन आपको क्या लगता है कितना व्यावहारिक हो सकता है? और जो वैश्विक व्यापार होगा उस पर आपको क्या लगता है, जो नया अभी जो शर्तें जिन पर एमओयू साइन हुए हैं उनके बाद जो भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज में क्या पैसा लिया जाएगा, कितना लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा, इसको 60 दिन के बाद भी क्या फ्री रखा जाएगा, ये वैश्विक व्यापार पर कितना असर डालती हुई नजर आती है आपको चीजें? देखिए प्रभात जी, जिसको हम एक डील कह रहे हैं वो डील नहीं है, वो केवल डील के रास्ते में आगे बढ़ने का एक तरीका है। जो 14 पॉइंट की बात है, ये कतर विशेष रूप से कतर के साथ ईरान ने और अमेरिका ने डिस्कस करके कतर ने तैयार किया है। पाकिस्तान का भी कंट्रीब्यूशन रहा है, दूसरे जो अरब मुमालिक हैं, इजिप्ट है, सऊदी है, इन सब की जो बैक चैनल डिप्लोमेसी थी वो इम्पोर्टेंट थी, लेकिन प्राइमरीली कतर ने तैयार किया है। और ये है एक समझ पत्र है कि दोनों पार्टी एक समझ विकसित करें, उसके बेसिस पे आगे एक डील करें। तो अभी तक होर्मुज को लेके क्लियर कट कुछ नहीं है। इतना ईरान ने जरूर कह दिया है कि 2 महीने तक अभी टोल नहीं लगेगा, अगर खुलता है तो। अभी खुला नहीं है, कह दिया कि खोल दिया, लेकिन अभी भी जहाज नहीं जा रहे हैं, कि स्केयर क्रिएट किया हुआ है। क्योंकि ईरान ने स्पष्ट कह दिया कि जो 14 पॉइंट है उसमें अभी पहला पॉइंट है उसको ये एक्सेप्ट नहीं किया है, क्योंकि उसमें लेबनान के में सीज फायर को लेके है। तो वो सीज फायर नहीं हुआ है, इजराइल निरंतर रूप से वहां स्ट्राइक कर रहा है। दूसरी तरफ लेबनान के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि ये उस जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है उसका पार्ट नहीं है, हमारा सीज फायर बिल्कुल सेपरेट है। ये लेबनान के प्रेसिडेंट ने कह दिया है।
तो उसको लेबनान के प्रेसिडेंट और इजराइल अलग रखना चाहते हैं, जबकि ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है इसके बेसिस पे कोई बहुत बड़ा एग्रीमेंट हो पाएगा, क्योंकि इसमें देखिए आज की स्थिति में दोनों देश है वो अपनी जीत के झंडे लहरा सकते हैं कि मैं जीता हूं, अमेरिका कहेगा मैं जीता हूं, ईरान कहेगा मैं जीता हूं, क्योंकि आज के समय में इस सदी में जितने भी युद्ध हुए हैं उनमें दोनों जीत का दावा करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में भी 4 दिन का रहा, दोनों ने जीत का दावा किया। तो वहां पे आर्मेनिया और अजरबैजान में दोनों ने दावा किया, कंबोडिया थाईलैंड में दोनों ने दावा किया। तो आज के युद्ध अलग तरीके के हैं, ये कोई बॉर्डर पे इन्फेंट्री के युद्ध नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अभी वो दावा तो कर सकते हैं हम जीत गए हैं, लेकिन आगे कैसे बढ़ेगा अभी बहुत ज्यादा हर्डल मुझे लग रहे हैं। हो सकता है कि ये मिडवे ही कोलैप्स हो जाए जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं। लेकिन अमेरिका में प्रेसिडेंट ने इसको कांग्रेस को फॉरवर्ड कर दिया है और कांग्रेस ने मेरे ख्याल से एक बाई पार्टी कंसेंसस वहां बन रहा है कि अभी तो इसको देखा जाए, अभी हम इस पे कोई डिबेट नहीं करेंगे। और ट्रंप साहब की जो आर्ट ऑफ द डील है वो किस तरह से डिस्प्ले करते हैं कि किस तरह से वो डील करते हैं आगे, उसका वो इंतजार करेंगे। तो कांग्रेस में इसका विरोध नहीं होगा। दूसरी तरफ जो वहां के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में एक रिजोल्यूशन पास किया था प्रेसिडेंशियल पावर को, वार डिक्लेयर करने के पावर को कर्टेल करने का, उसको सीनेट ने रिजेक्ट कर दिया है कि प्रेसिडेंट के लिए जरूरी नहीं है कि वो वार डिक्लेयर करे, तो कांग्रेस से पहले अनुमति ले। तो ऐसी स्थिति में क्या हाल होता है कुछ कह नहीं सकते। एक दूसरी तरफ एक स्ट्रेंज सिचुएशन हुई, ट्रंप साहब ने जहां साइन किए, जो पहले सो वर्साइल है, उस पे वो ऐसी जगह है जहां जर्मनी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सरेंडर होने के बाद में कंपनसेशन देने के लिए सरेंडर किया था। और जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ट्रंप साहब को ये कह भी दिया कि इसका बड़ा ऐतिहासिक संबंध है, ये बड़ा कॉन्सिक्वेंशियल है। शायद ट्रंप साहब को समझ में नहीं आया होगा, इतिहास का ज्ञान भी नहीं होगा उनको, लेकिन जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं उन्होंने ये कह भी दिया। तो इस तरीके से ये इंडिकेट करता है कि अमेरिका कंपनसेशन दे रहा है ईरान को, तो ये अमेरिका की हार ऐसा लगती है। तो अभी इस पे अमेरिका में काफी डिबेट होगा और मुझे लगता नहीं कि ये आगे आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि इजराइल अभी कहीं भी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। और इजराइल को जेडी वेंस ने भी ये कह दिया कि इजराइल के साथ अमेरिका की सहानुभूति है, एक अमेरिका ही इजराइल का अलाई है, इसलिए इजराइल को प्रेसिडेंट ट्रंप का विरोध नहीं करना चाहिए। एक जो सुपर पावर के प्रेसिडेंट है जेडी वेंस ने यह भी कह दिया, जो आपके साथ हैं तो उनकी बात आपको माननी चाहिए, लेकिन इजराइल नहीं मानना चाहता। उसके बहुत से व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं, नेतन्याहू के और इजराइल की आंतरिक राजनीति भी हो सकती है। जो भी स्थिति हो, इजराइल को इसमें कहीं नहीं लिया गया है। तो ये जंग था वो तो मेनली तो इजराइल और ईरान का था, अमेरिका तो बाद में आया था, अमेरिका ने तो फॉलो किया था। तो जो मेन पार्टी है उसको आप आइसोलेट रख के कैसे शांति स्थापित करेंगे कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इजराइल का जो उद्देश्य था वो पूरा नहीं हुआ। और इजराइल का उद्देश्य और उसका अमेरिका समर्थन करता था ये था कि इजराइल को एक रीजनल पावर के रूप में इमर्ज होने का हम रास्ता बनाए, ईरान को कमजोर करके। जो ग्लोबल गोल था अमेरिका का वो तो बिल्कुल ही नहीं हुआ। देखिए हम यूक्रेन और ईरान वाले दोनों युद्धों को देखें तो जो यूरोप के देश हैं उनको यूक्रेन का जिताना इंपॉर्टेंट नहीं है, उनका है रशिया को कमजोर करना, ये मेन उद्देश्य है। अगर जिताना होता तो वो खुद फाइट करते, वो यूक्रेन के साथ नहीं लड़ रहे हैं। इसी तरह से यहाँ भी जो अमेरिका का मेन उद्देश्य था वो चाइना को कमजोर करना था ईरान के थ्रू, और वही वेनेजुएला में था, लेकिन वो भी अमेरिका का उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अमेरिका में अब जब सफल नहीं होगा तो ट्रंप की काफी आलोचना होगी और ट्रंप खुद भी फ्रस्ट्रेशन में जाएंगे। लेकिन अब ट्रंप के सामने दो ही विकल्प थे, या तो वो पुनः युद्ध स्टार्ट करें और ज्यादा उलझ जाएं इस दलदल में, या निकलें और ये कहें कि मैं जीत गया हूं। तो उन्होंने शायद एक अच्छा ऑप्शन चुना है कि मैं निकल रहा हूं इसराइल को छोड़ के। ओवर।
प्रभात जी। डिफेंस और इज्जत बचा के रखने वाला ये ऑप्शन खैर उन्होंने चुना है। बिल्कुल आपने सही कहा। कटिवा जी देखिए, पश्चिम एशिया में जिस तरह के हालात है उसमें शांति को लेकर कई तरह की चीजें और जो कई तरह की कोशिशें यहाँ पर लग रही थी कि इसके रास्ते वो आगे बढ़ेंगे, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि सिर्फ ये कागजी तक सीमित रह गया है? पश्चिम एशिया में शांति की दिशा में बढ़ते हुए कदम अब जो वापस हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे हम इजराइल और लेबनान को लेकर बात करें, ये एक तरह से अवरोध पैदा कर सकते हैं? कटिवा जी। हाँ, क्योंकि आप देखिए जो ईरान के नॉन स्टेट एक्टर्स है, जैसे हिजबुल्ला है, हमास है और होती है, ये सारे के सारे इनको फाइनेंशियल सपोर्ट और इनकी दूसरी जो रिक्वायरमेंट है ये ईरान के द्वारा इनकी पूरी की जाती है। ईरान इनको बहुत मदद करता है और ये ईरान के लिए ईरान के नाम के लिए लड़ाई करते हैं, सीधे डायरेक्ट तो नहीं, इनडायरेक्टली इनके लिए लड़ाई करते हैं ये। तो ये बात है कि जैसे अभी गाजा में भी कोई शांति नहीं आई है, कितने लोग मार दिए, कितने लाखों लोग मार दिए, फिर भी पूरी दुनिया में कुछ नहीं बोला। तो वो जो वेस्ट एशिया की जो इंस्टेबिलिटी है वो चालू रहेगी कि जब तक इजराइल है और जब तक इजराइल की दुश्मनी अरब कंट्रीज के साथ, मुस्लिम नेशंस के साथ है, तो ये एकदम कभी लड़ाई बंद नहीं होगी। क्योंकि इजराइल टू नेशन थ्योरी मानता नहीं है, तो पहले तो सिर्फ गाजा और वेस्ट उसी की लड़ाई थी। अभी तो उन्होंने आधा लेबनान में भी आधे घुस गए हैं, तो उसे भी बाहर निकालने का भी प्रॉब्लम आएगा। परंतु एक बात है प्रभात जी की सबसे बड़ा फायदा ये होगा, अगर ये लड़ाई रुक गई है तो सबसे ज्यादा लड़ाई रुके या नहीं रुके, जो ऑयल का फ्लो है वो अगर स्ट्रीम लाइन होके वापिस चालू हो जाएगा तो पूरी कम से कम दुनिया के बाकी देश इसमें काफी उनको काफी राहत मिलेगी। और ये आज बोला था कि हॉर्मोज में 60 डेज तक कोई टोल नहीं लगेगा, परंतु अभी आज फिर से स्टेटमेंट आया कि जो भी वहां से वेसल जाएंगे, जो बड़े बड़े टैंकर हैं ऑयल के और गैस के, वो सारे के सारे ईरान की परमिशन के साथ जाएंगे। पैसा नहीं लगेगा, परंतु ईरान उनको इजाजत देगा कि आप जाइए, जिसे को उसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड रख सके। तो ये भी एक कंट्रोल हो गया। अगर बात सिर्फ टोल की नहीं है, फिर भी कंट्रोल हो गया कि कोई भी वेसल अपनी मर्जी से वहां से नहीं जा सकता है। तो अगर पर आज खुल गया है। और दूसरी बात क्या है कि यूएस को एक मौका मिल गया है कि अपनी जो नेवी उन्होंने लगा रखी है उसके ओमान के बाहर, जहाँ ये हॉर्मुज स्ट्रेट खत्म होने के बाद जब वहां पे जहाँ पूरी की पूरी उन्होंने रोक रखा था, वो अभी विड्रॉ करेंगे। तो जो अमेरिका के फोर्सेस थे, जो नेवी की जो बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर डिप्लॉय कर रखे थे, उन्हें वो विड्रॉ करेंगे। ये एक बहुत बड़ा रिलीफ हो जाएगा अमेरिकन फोर्सेस के लिए, क्योंकि अमेरिका में इस पे बहुत दबाव है। अमेरिका जहां भी लड़ाई करता रहा है, डायरेक्ट अपने ट्रूप्स को कमिट नहीं करता है, डायरेक्ट अपने फोर्सेस को कमिट करने की उसको रोकने की कोशिश करता है। जैसे अभी पूरा का पूरा यूक्रेन की लड़ाई में उनको सब चीज दिया है, सब मदद दी है, आर्मामेंट की, सब चीजों की मदद दी है, हार्डवेयर की, परंतु खुद यूएस ट्रूप्स ने जाके या यूएस के जो वो हवाई जहाज, उन्होंने सीधा कोई हमला नहीं किया। ये एक अमेरिका से यहाँ गलती होगी। और गलती भी क्या हुई कि इजराइल ने इस तरह की पिक्चर पेंट की कि अभी 5-7 दिन के अंदर ईरान खत्म हो जाएगा और ईरान के अंदर हम अपनी मनपसंद सरकार वहां लगा देंगे। ईरान को अभी ये फायदा सबसे बड़ा जो एक बात जो उन्होंने बोली है कि जितने उनके पोर्ट्स के ऊपर उन्होंने सैंक्शन लगा रखी थी, कोई सामान जाएगा नहीं, कोई बाहर कोई जहाज जाएगा नहीं, कोई जहाज वापस निकलेगा नहीं, वो हटा दिया है। तो ईरान की जो ट्रेड है वो वापस शुरू हो जाएगी। और जो बाकी कंट्रीज के लिए भी अरब कंट्रीज से जो ऑयल जा रहा है वो भी जाना शुरू कर। तो सबसे पहले अगर हॉर्मोज स्ट्रेट के अंदर ऑयल और गैस के वेसल्स का आव जाव शुरू हो जाएगा, तो लड़ाई का जो इफेक्ट है बाकी दुनिया के ऊपर, खास करके हमारे देश के ऊपर और बाकी चाइना के ऊपर, जापान के ऊपर, ये इसके ऊपर काफी इसमें रियायत आएगी। और ये एक फेज 1 में अगर ऐसा भी हो जाए तो भी समझ लीजिए कि एमओयू ने एटलीस्ट इस एमओयू से कुछ ना कुछ तो हासिल हुआ है, चाहे अमेरिका और ईरान को भी कुछ हासिल हुआ है और बाकी दुनिया को भी हासिल हुआ। बिल्कुल आपने सही कहा। गौरशंकर जी, एक बात ये जो अभी थोड़ी देर चर्चा में आई भी थी कि असल में जो युद्ध था वो इजराइल और
ईरान के बीच में था, अमेरिका बाद में इसमें आया, लेकिन अब जो समझौता हुआ है वो हुआ है अमेरिका और ईरान के बीच में। इजराइल को जिस तरह से दरकिनार किया गया है समझौते में, क्या आपको लगता है कि यही इसके फेलियर होने का भी बड़ा कारण हो सकता है? प्रभात जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, इजराइल इसमें एक प्रिंसिपल पार्टी है और उसको आपने कंप्लीटली इग्नोर कर दिया, उनके व्यूज को आपने नहीं समझा। प्रेसिडेंट ट्रम्प तो अपने आप को सम्राट समझते हैं, वो कहते हैं कि जो मैं कह देता हूँ वो सबको एक्सेप्ट करना चाहिए, तो आई एम द बॉस। तो उस तरह की बातें वो करते हैं, लेकिन रियलिटी ग्राउंड पे बिल्कुल अलग है। यहाँ एग्जिस्टेंशियल जो थ्रेट है वो इजराइल को है, अमेरिका को नहीं है। और इजराइल अरब देशों का जो जो भी झगड़ा है उसको झेल रहा है वहां बैठे हुए। और पर्टिकुलरली ईरान और उसकी प्रॉक्सीज का जो वार है वो इजराइल के अगेंस्ट में है। वो उनको हमेशा कहते आ रहे हैं कि आपको एग्जिस्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। वो उसको इजराइल के नाम से भी नहीं बोलते, वो जियोनिस्ट एंटिटी के नाम से बोलते हैं। और उस जियोनिस्ट एंटिटी को बिल्कुल वहां एग्जिस्ट करने का अधिकार नहीं है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए इजराइल को इग्नोर करना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। और यही कारण है कि इजराइल ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि वो लेबनान पर हमला करता रहेगा जब तक हिजबुल्ला की प्रेजेंस वहां है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हिजबुल्ला ईरान के ऊपर अटैक करे, जैसे पहले हमास ने किया था और कुछ समय पहले हुती ने किया था। तो हुती, हमास और हिजबुल्ला ये तीनों उसके प्यादे हैं ईरान के, और वो तरह तरह के अटैक करते रहेंगे। इसके अलावा और नए प्यादे भी ईरान पैदा कर सकता है, क्योंकि अभी तो उसके पास फंडिंग चालू हो जाएगी। उनका पहले ऑयल ट्रेड बनता, ऑयल ट्रेड चालू हो जाएगा, उनको $300 बिलियन का रिकंस्ट्रक्शन का सपोर्ट मिलेगा। उनकी जो फ्रोजन एसेट्स हैं वो $28 बिलियन की बताई जाती है, वो उनको मिल जाएंगी। अगर ये सब चीजें मिल गई और फिर टोल टैक्स और लेंगे तो ईरान तो ही वुड बी फ्लश्ड विद मनी। और उस मनी का उपयोग किसमें करेगा? वो उपयोग करेगा मिसाइल्स बनाने में, ड्रोन बनाने में, इन सब देशों को आतंक दिखाने के लिए काम करेगा। तो ये जो चीजें हैं, ये मेरे ख्याल से ये एग्रीमेंट एक्चुअली नेगेटिव होगा कंप्लीटली। इससे पहले विदाउट एग्रीमेंट, विदाउट वार सिचुएशन ज्यादा अच्छी थी। वार के बाद में जो है वो ईरान का जो पावर आया है उसको देख के ऐसा लगता है कि ईरान इन सब रीजन के देशों के ऊपर पूरी तरह से हावी हो जाएगा और वो हमें भी परेशान करेगा, क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मूवमेंट की दिक्कत होगी तो हमें बहुत परेशानी होगी। हमारा जो ट्रेड है यूएई के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, इराक के साथ, कुवैत के साथ, उसमें बाधाएं आती रहेंगी समय समय पर और उसकी कॉस्ट भी बढ़ती रहेगी। तो इन सब चीजों को देखते हुए मैं समझता हूँ कि ये एग्रीमेंट पूरे विश्व के लिए हानिकारक है। जो इन्होंने एमओयू साइन किया है इजराइल के लिए तो डेफिनेटली है, बट पूरे विश्व के लिए है। लेकिन अभी ट्रम्प साहब हैं, वो अपने आप को द बॉस, वर्ल्ड का बॉस मानते हैं, वो जैसा चाहते हैं वो करते हैं। तो उसका कोई उपचार नहीं है और वो समझते हैं कि बहुत अच्छा एग्रीमेंट है। ये ऊपर से ये और उनकी मानना है कि उनके लिए एक बहुत बड़ी जीत है। जो ओबामा ने किया था वो तो बिल्कुल बेकार एग्रीमेंट था और जो मैं कर रहा हूँ बहुत अच्छा एग्रीमेंट है। तो इस चीज को मान के हम बड़ा आश्चर्यचकित भी होते हैं और दूसरी तरफ व्यवधान बहुत आएंगे। अभी तो वो डेविल लाइज इन द डिटेल्स, हम डिप्लोमेट्स यही कहते हैं। तो अब डिटेल्स जब एक एक चीज के वर्कआउट होंगे तो उसके अंदर बहुत सी चीजें बाहर आएंगी और कई चीजों पर पूरी तरह से असहमति होगी। तो देखिए आगे क्या होता है। बट अभी जो है वो सस्पेंशन है, पूरी सस्पेंस है एक्चुअली। और हमारे यहाँ भी एनर्जी सिक्योरिटी की समस्याएं अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। चाहे क्रूड ऑयल की कीमत थोड़ी कम जरूर हुई है और मूवमेंट थोड़ा बढ़ा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी समस्याएं खत्म हो गई हैं। आगे हमें बिल्कुल सतर्क रहना पड़ेगा और सावधानी से काम करना पड़ेगा। बिल्कुल ये बात सही है, लेकिन देखिए 60 दिन का जो एक पीरियड है उसमें ये कहा गया है कि 60 दिन तक किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लेगा। निगरानी की बात अलग है, लेकिन मुझे लगता है कि 60 दिन का ये वो फेज होगा, जैसे कई बार होता है ना, किसी व्यक्ति को गुस्सा आता है तो उस गुस्से में वो बहुत कुछ कर जाता है, लेकिन अगर उसको कुछ मिनट शांति के लिए थोड़ा सा वो शांत रह ले उस फेज में, तो धीरे धीरे चीजें सुधरने लगती हैं। हम ये भी उम्मीद यहीं से करेंगे कि 60 दिन का जो पीरियड है ये वो एक कूलिंग पीरियड माना जाए, जिसमें आराम से शांति से कम युद्ध ना हो, गोले ना दागे जाए, मिसाइल ना दागी जाए, और शांति से कम 60 दिन की शांति में हो सकता है कि सोचने के लिए उनको वो वक्त मिले जो आगे आने वाले हालात को सुधार सके। यही उम्मीद भी हम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। खास खबर में इतना ही। नमस्कार।